नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने फिर से सेम टॉपिक लेकर आया हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। ये चौथा पार्ट मैं बना रहा हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुका हूं जिसमें मैंने आर्थिक, राजनीति, सामाजिक कारणों के ऊपर चर्चा किया। इसके साथ साथ मैंने स्टेट जनरल की मीटिंग जो बुलाई गई थी उसके बारे में हमने बात की, और फिर वासिल का किला जो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को धाराशाही कर दिया गया थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा। हम ये सारा बात कर चुके हैं अपने पिछले वाले लेक्चर में। तो जो बच्चे आज क्लास में नए हैं मैं उनको ये बता दूं कि अगर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझना है, जानना है, तो एक बार प्लीज आप पुराने लेक्चर को जरूर सुनना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे लेक्चर हैं आराम से अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्रांति के विभिन्न चरण। अब ये देखते हैं कि जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ, जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसको हमने कितने चरणों में बांटा है? उसको हमने 4 चरणों में बांट दिया है। वो 4 चरण भाई कौन कौन से हैं? जब 4 चरण है, प्रथम चरण 1789 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक का, जिसे हम संवैधानिक राजतंत्र का चरण बोलते हैं। द्वितीय चरण, बच्चों कॉपी निकालिए और लिखते जाइए इसको। प्रथम चरण क्या है? संवैधानिक राजतंत्र का चरण है जो 1789 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चलता है। द्वितीय चरण उग्र गणतंत्रवाद का चरण है, जिसमें कि थोड़ा सा क्या होता है, जो गणतंत्र, जो संवैधानिक सभा की स्थापना होती है उसमें हलचल मच जाता है, युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। ये उग्र गणतंत्रवाद का चरण है, हम पढ़ेंगे। और इसका ईस्वी कब का है? 1792 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी तक का। तीसरा चरण आता है उदार गणतंत्रवाद का चरण, जो चरण चलता है अपना 1794 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक। और चतुर्थ चरण आता है नेपोलियन के तानाशाह से डायरेक्टरशिप खत्म हो जाता है, काउंसिल की स्थापना होती है 1799 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं इसको। प्रथम चरण 1789 से 1792 तक। दूसरा चरण 1792 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी तक। तृतीय चरण 1794 ईस्वी तक 1799 ईस्वी तक। और चौथा चरण चलता है 1799 से लेकर 1814 ईस्वी तक। तो इस तरह से हमने जो 4 श्रेणियों में इसको बांटा है, बड़ा उसको अच्छा सा नाम दिया। पहला दिया संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा दिया उग्र गणतंत्र का चरण, तीसरा दिया उदारवाद गणतंत्र का चरण, और चौथा दिया तानाशाही साम्राज्यवाद का चरण। तो चलिए एक एक करके इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संवैधानिक राजतंत्र का चरण क्यों कहा जाता है। चलिए देखते हैं। प्रथम चरण, आपको पता है वासिल के किले पर आग लगा दी गई थी जो पेरिस में था, और इसका समय कब था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी का समय था ये। और इस समय जब वासिल के किले पर जब आग लगाया गया तो क्या हुआ भाई? किला किसका होगा? ऑब्वियस है कि वो किसका होगा? राजा का होगा। और वो जो किला था ना, वो जनता उसको किस रूप में देखते थे? उसको राजा के निरंकुशता के रूप में देखते थे, और उसको क्या मानते थे? अत्याचार का प्रतीक मानते थे। अब जिस चीज को वो अत्याचार का प्रतीक मान रहे थे उसको उन्होंने क्या किया? धाराशाही करके रख दिया, उसमें आग लगा दी। ईट उसको एक ईट भी नहीं बची। अब जाके देखिए वासिल का किला खोजिए, आपको मिलेगा ही नहीं कि फ्रांस में कहां पर है ये। तो इस घटना से जब उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों ने उस चीज को धाराशाही कर दिया, आग लगाकर वासिल के किले को खत्म कर दिया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोगों पर, ग्रामीण जो क्षेत्रों में रहते थे उन लोगों पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ने सोच लिया मन में, क्या सोचा भाई? उन्होंने सोच लिया कि जो हम सामंती लोगों को, जो हम सेकंड स्टेट के लोगों को, जो हम फर्स्ट स्टेट के लोगों को जो हम कर देते हैं वो कर देना बंद कर दिया। उसने जितने भी सामंती लोग थे उनको उन्होंने कर देना बंद कर दिया। उनके जो अभिलेख थे, जो लेखा जोखा वो रखते थे, उन पे जाकर वहां पर उनके ट्रेजरी में जाकर क्या कर दी भाई? आग लगा दी और सब कुछ खत्म कर दिया। आइए एक बार फिर मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर्स में कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? जो उच्च पादरी वर्ग के लोग होते थे वो आते थे, और निम्न पादरी वर्ग के लोग वो आते थे। उच्च पादरी वर्ग बहुत ज्यादा, मतलब कि
उनके पास जो चर्च होता था वो चर्च पर अपना आधिपत्य जमा कर रखते थे। इसके साथ साथ वो जो थर्ड स्टेट के लोगों से कर लेते थे और विलासिता का जिंदगी जीते थे। अब सेकंड स्टेट में कौन आते थे? ये कुलीन वर्ग के लोग आते थे, जो राजा के सेना में काम करने वाले होते थे, राजा के ऑफिस में काम करने वाले लोग होते थे। ऐसे लोग होते थे जो सेकंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट में भाई कौन से लोग आते थे? ये वो लोग थे जो किसान थे, जमींदार थे, वकील थे, शिक्षित वर्ग थे और शिल्पकार लोग थे। ऐसे लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो आज जो सत्ता थी वो सत्ता का स्थानांतरण कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था और ये सत्ता अब समझ गया था कि ये ग्रामीण समझ गए थे कि अब हम अपने हिसाब से संविधान का निर्माण करेंगे और देश में अब हमारा राज होगा, ना कि राजा का राज। तो जब बासिल के किले को भाई जला दिया जाता है, तो जब ये खबर कई लोग ग्रामीण को मिलती है और जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनको मिलती है, तो वो लोग क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं और जो अपने गांव के जो सामंती लोग होते हैं उनके घरों में वो आक्रमण करते हैं और इस तरीके से जो लेखा जोखा जो उनके बही खाता होता है ना, जिसमें वो लिखते थे कि इतना कर इससे लेना, इतना कर इससे लेना, इतना कर, वो सब कुछ जला जुला कर क्या करते हैं? राख कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? जनता की इस कार्रवाई से जो राष्ट्रीय सभा बनाई जाती है उस पर गहरा असर पड़ता है। ये क्यों? राष्ट्रीय सभा कौन थी? राष्ट्रीय सभा वो सभा कहलाई जो थर्ड स्टेट के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी बातों को राजा के सामने, कौंसिल के सामने रखती है। वही उस सभा को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सभा। अब क्या होता है देखिए, जब ये सारी घटना घटती है तो 4 अगस्त की बात है, ये 1789 ईस्वी की बात है। भाई इस दिन 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात को राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चलता है और कानून बना दिया जाता है, कानून बन के तैयार है। अब देखेंगे कि इस कानून में भाई क्या होता है। ये कानून किस तरह से बनाई जाती है? ये कानून जो इंग्लैंड और अमेरिका में जो कानूनी प्रक्रिया चल रहा होता है उस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से पेरिस के जो राष्ट्रीय सभा के सदस्य होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ये देखकर वो कानून बनाते हैं कि जो अधिकार हो वो राजा के पास कम से कम अधिकार हो और जनता के पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार हो। वो इस तरीके से उस कानून का क्या करते हैं? उस संविधान की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय सभा का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, किस तरह का कानून बनाते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संविधान का निर्माण करना यह राष्ट्रीय सभा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि उन्होंने क्या किया? 26 अगस्त 1789 ईस्वी को मानवाधिकारों की घोषणा कर दी। संविधान तो बना दिया भाई, 4 अगस्त को बना दिया और 26 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव के अधिकार की घोषणा की उस संविधान में कि भाई मानव को किस किस तरीके के अधिकार दिए जाएंगे और राजा जो है वहां के उसको किस किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय सभा ने जो संविधान बनाया उसमें किन किन मूल बातों को उन्होंने क्या किया? समाहित किया। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला चीज क्या है, लिख लीजिए कॉपी में। जो राष्ट्रीय सभा ने जो संविधान बनाया उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? उसमें मानवाधिकारों की सीमाओं को तय किया गया। जो चर्च का जो नियंत्रण था किसके ऊपर? जो प्रथम स्टेट के लोगों के ऊपर, वो नियंत्रण को कम कर दिया गया। और तीसरी बात तो आपको पता ही है कि संविधान का निर्माण किया गया। तो आइए देखते हैं मानवाधिकार सीमाएं क्या होती है। ध्यान से सुनिए, मानव के अधिकार क्या होते हैं। देखिए, दुनिया का जो हरेक इंसान जो है ना वो स्वतंत्र रहना पसंद करता है और अपनी बातों, अपनी अभिव्यक्ति को वो स्वतंत्रता के साथ दूसरे के सामने रखना चाहता है। तो जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 अगस्त 1789 ईस्वी में जो मानवाधिकार की घोषणा की गई, उस घोषणा पत्र में यह लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति, फ्रांस में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करेगा? शोषण नहीं कर सकता है। यह सबसे बड़ी बात थी, जो कि पहले होता था। कैसे होता था? जो प्रथम स्टेट के लोग थे, जो द्वितीय स्टेट के कुलीन वर्ग के लोग थे, ये लोग क्या करते थे? थर्ड स्टेट के लोगों पर क्या करते थे? अपना आधिपत्य जमाते थे और उनका शोषण करते थे। तो जब ये कानून बनकर आया तो उसमें सभी को समान अधिकार दिए गए, संपत्ति का अधिकार दिया गया, सुरक्षा का अधिकार दिया गया। ये सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद आइए दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास?
चर्च के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित किया गया, हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो चर्च के ऊपर किस तरह का भाई नियंत्रण स्थापित किया गया? पहले चर्च किसके पास होता था? जो उच्च पादरी वर्ग के लोग थे और बहुत सारा धन संग्रह करते थे। कैसे? कर के रूप में थर्ड स्टेट के लोगों से भाई वो कर लेते थे और आलीशान बहुत बढ़िया जबरदस्त जिंदगी, वो विलासिता का जिंदगी जीते थे। लेकिन जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ, उनका जो ये अधिकार था, जो चर्च पर जो वो थर्ड स्टेट से जो पैसे वसूल करते थे, वो जो कर लेने का जो विधान था वो खत्म हो गया। और रोम का जो प्रभाव था जो चर्च के ऊपर, वो भी खत्म कर दिया गया और चर्च को किसके? राज्य के अधीन डाल दिया गया और जनता के लिए चर्च को ओपन टू ऑल कर दिया गया कि भाई अब चर्च जो है वो थर्ड स्टेट के जनता से कोई भी कर वसूल नहीं करेगा और उसको राष्ट्रीय चर्च का दर्जा दे दिया गया। अब देखिए, आपको पहला समझ में आ गया मानवाधिकार की सीमाएं, जिसमें कि मानव के अधिकारों के बारे में बात की गई, उनके सुरक्षा के बारे में बात की गई। इसके साथ साथ कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान का, कोई किसी भी स्टेट का, किसी भी वर्ग का लोग दूसरे वर्ग के लोगों का शोषण नहीं कर सकता है। ये मानव के अधिकार की सीमाएं तय की गई। चर्च पर नियंत्रण के बारे में मैंने आपको समझाया कि जो पहले जो रोम के पोप और वहां के जो प्रथम स्टेट के जो पादरी वर्ग होते थे, उनका चर्च पर बहुत ज्यादा क्या होता था? पकड़ होता था। तो इस पकड़ को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया एकदम पूर्ण तरीके से। और चर्च को किसके अधीन लाकर खड़े कर दिया गया? चर्च को राज्य के अधीन, कि जो चर्च है वो राज्य की संपत्ति है, जो चर्च है वो किसकी संपत्ति बन गई? अब राज्य की संपत्ति बन गई, जनता की संपत्ति बन गई। अब सभी लोग प्रार्थना करेंगे वहां जाकर, लेकिन कोई भी लोग उस पर कर नहीं देगा। अब हो गया चर्च की बात। अब चलिए चलते हैं तीसरी बातों पर, संविधान निर्माण की बात। राष्ट्रीय संविधान सभा ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान तैयार किया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है भाई, और इस संविधान सभा को मंजूरी तो कोई ना कोई देगा, तभी तो जाकर ये संविधान चलेगा। तो लुई 16 को ये संविधान सभा को क्या करना पड़ा? अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। भाई ठीक है, आप जो संविधान बनाए हो वो संविधान को आप क्या करो? चालू और लागू करो। आखिर क्यों देनी पड़ी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों देनी पड़ी भाई? बच्चों क्यों देनी पड़ी बताओ? इसलिए देनी पड़ी क्योंकि लुई 16 जानता था कि जब उसने थर्ड स्टेट की बैठक बुलाई थी, उसी समय जो थर्ड स्टेट के लोग थे, एक तो बहुत सारे बहुमत वाले लोग थे, उनकी संख्या ज्यादा थी, और दूसरी बात ये थी कि लुई 16 जानता था कि अगर हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे, संविधान का निर्माण नहीं करेंगे, तो वो फ्रांस में क्या करेंगे? सत्ता को परिवर्तित कर देंगे, हो सकता है हमारी हत्या भी कर दे। क्योंकि लोग उस समय लुई 16 के जो आर्थिक नीति थी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बाल्तेर ने तो सीधा बोला था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन ज्यादा अच्छा होता है। ये बातें हो चुकी थी ऑलरेडी। चलिए, ये 1700 तो ये ढेर सारी परेशानियां थी, और इस परेशानियों को लुई 16 भाप चुका था। इसीलिए बोला भाई जल्दी जल्दी दो, जो बनाए हो मैं उस पर साइन करता हूं, मैं उस पर स्वीकृति देता हूं और उसको लागू कर दो। तो ये 1791 ईस्वी में स्वीकृति के बाद पूर्ण तरीके से लागू हो गई। संविधान में किन किन बातों पर ज्यादा बल दिया गया? संविधान में बल दिया गया सार्वभौमिक शक्ति, राज्य की सार्वभौमिक शक्ति के बारे में, कि भाई राजा से ज्यादा शक्ति किनको दी जाए? जनता के हाथों में दी जाए, क्योंकि देश तो जनता से बनता है, किसी एक आदमी से देश नहीं चलता, देश तो हम सभी मिलकर चलाते हैं। तो इसीलिए अगर राजा ये सोच रहा है कि भाई भगवान ने उसको शासन करने के लिए भेजा है, तो अभी इस चीजों को वो भूल जाए और शासन किसको दे? जनता के हाथों में दे। और दूसरा शक्ति क्या था? राज्य का पृथक्करण, राज शक्ति का पृथक्करण। शक्ति के पृथक्करण की का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका बने, न्यायपालिका बने, ठीक है, इसी तरह विधायिका बने। और इस तरह के संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसमें इन तीनों बातों को समाहित किया गया, कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, जो पहले नहीं था। राजा जैसे चाहता था वैसे अपना डिक्टेटर बनकर निरंकुश शासन, निरंकुशता के साथ शासन करता था, जो अब ये पूर्ण तरीके से संविधान बनाने के बाद खत्म हो गया और पूरे जनता के हित को ध्यान में रखा गया। आप देखिए, मानव के अधिकार की बात की, ठीक है, चर्च का जो
चर्च पर जो मतलब करते प्रथम स्टेट उच्च पादरी वर्ग का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। ये सब देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें मतलब इस संविधान में पिरोहित किया गया। सबसे पहला क्या था, जनता के हाथों में शासन दे दिया गया, शक्ति का पृथक्करण कर दिया गया और जनता के बारे में सोचा गया। अब चलिए इस तरीके से जो ये है प्रथम चरण यहां पर जो है खत्म होता है और हम द्वितीय चरण पर बात करेंगे कि जब संविधान सभा बन जाती है उसके बाद क्या होता है। जब संविधान बन के तैयार हो जाती है राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया जाता है। अब आइए द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं। आपको पहले स्लाइड में बताया था ये बड़ा ही उग्र मतलब गणतंत्र का समय था। 1792 से लेकर 1794 ईस्वी की बात कर रहे हैं अब हम। इसमें क्या होता है, जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, राष्ट्रीय सभा संविधान बना देती है, तो वो इस चीज को भंग कर दिया जाता है, राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया जाता है। और 1791 ईस्वी में 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कर दी जाती है, क्योंकि अब साइन हो चुका है राजा का 1791 ईस्वी में। तो यही, अब कंफ्यूज मत होइएगा, व्यवस्थापिका सभा जो है, राष्ट्र सभा जो है वही व्यवस्था, नाम बदल गया, सिर्फ राष्ट्र सभा थी अब वो क्या हो गई, व्यवस्थापिका सभा बन गई। जो राष्ट्र सभा थी वही व्यवस्थापिका सभा बन गई। कब बन गई, जब राजा का साइन हुआ लुई 16 का 1791 ईस्वी में। 745 सदस्य के साथ इस व्यवस्थापिका सभा का गठन कर दिया गया। अब क्या होता है, जब भाई गठन कर दिया जाता है, जब ये अस्तित्व में आ जाती है, तो अब जानने और सीखने की एक बात जो है, बहुत अच्छी बात आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। सुनिए अब ध्यान से, पहले हाईलाइट कर देता हूं इनको। देखिए, जब व्यवस्थापिका सभा बनती है तो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। अध्यक्ष के एक तरफ दाहिने हाथ, एक तरफ बाएं हाथ, ये दोनों हाथों के तरफ लोग बैठते हैं। आपने इंडिया में सुना होगा, अपने भारत में सुना होगा, दक्षिण पंथी लोग, वामपंथी लोग। ये विचारधारा कहां से उगी भाई, दक्षिण पंथी और वामपंथी वाली बात कहां से आई। अब ये बात जो है, ये फ्रांस के संविधान और विधान, जो ये संविधान सभा है, व्यवस्थापिका सभा है, वहां से ही आती है, वहीं से उपजती है ये बात। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए लैपिस्ट और जो हम लोग जो बोलते हैं, जो राइटिस्ट होते हैं और जो मतलब बाएं तरफ बैठने वाले होते हैं, मतलब वामपंथी लोग होते हैं, और जो दक्षिण पंथी लोग होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट वामपंथी दक्षिण पंथी का कहां से आया। तो आप बताइएगा कि जब व्यवस्थापिका सभा बनी 745 लोगों की, कहां पर, फ्रांस में, तो जो अध्यक्ष के दाहिने हाथ पर बैठे वो दक्षिण पंथी लोग कहलाए, जो बाएं हाथ में बैठे वो क्या कहलाए, वामपंथी। तो ये कॉन्सेप्ट भाई वहां से उपज के आई। अब देखते हैं ये दक्षिण पंथी कौन होते हैं और ये वामपंथी कौन होते हैं। देखिए, दक्षिण पंथी लोग हम किनको बोलते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो पूंजीवादी लोगों के समर्थक होते हैं, जो राजतंत्र के समर्थक होते हैं, जो राजा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, ठीक है, जो पूंजीपतियों के अस्तित्व, सामंतवाद के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं दक्षिण पंथी लोग। देखिए, जो राजतंत्र के समर्थक होते हैं, जो सामंतवाद के समर्थक होते हैं, जो पूंजीवाद के समर्थक होते हैं, उनको बोलते हैं दक्षिण पंथी। जैसे भारत में बात करें तो भारत की कौन सी पार्टी कही जाती, दक्षिण पंथी पार्टी कहते हैं। कांग्रेस देखिए जब भी क्या बोलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या है, दक्षिण पंथी पार्टी है, क्योंकि वो व्यापारियों पर और जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए नीति का निर्देशन करती है, उनके लिए जो है नए नए नियम बनाकर लाती है, उनको ज्यादा फायदा पहुंचाती है, तो ये दक्षिण पंथी है। और कांग्रेस अपने को बोलती है हम तो भाई किसान मजदूर दबे कुचले की पार्टी है, इसीलिए भाई हम क्या है, वामपंथी हैं। तो यही से कॉन्सेप्ट मतलब आया, जो हाथ दक्षिण हाथ में बैठे दक्षिण पंथी कहलाए, जो किसके समर्थक थे, जो सामंतवाद, पूंजीवाद, राजतंत्र के समर्थक थे, वो कौन से लोग कहलाए, दक्षिण पंथी। जो किसान, मजदूर, शिल्पकार, बुद्धिजीवी, ऐसे लोगों के जो प्रतीक बने, जो उनके लिए आवाज उठाते थे, वो कौन से लोग कहलाए, वो कहलाए वामपंथी लोग। अब आपको समझ में आ गया दक्षिण पंथी और वामपंथी के बारे में। आपसे कोई पूछे कहां से भाई इसका मूल कहां से, दक्षिण पंथी और वामपंथी ये शब्द का मूल कहां से शुरू होता है, तो झटाक से बोलिएगा कहां से शुरू होता है, ये फ्रांस से शुरू होता है, फ्रांस की व्यवस्थापिका सभा से शुरू होता है। 1791 ईस्वी की ये पूरी बात वहां से शुरू होती है। अब आगे चलते हैं। अब भाई इसमें क्या था, ये जो दक्षिण पंथी वामपंथी लोग थे ना, ठीक है,
अब इसमें भी दो गुट बटे हुए थे। यह बात समझने की बात है। यह समूह मूल परिवर्तन जो रेडिकल्स थे, जो वामपंथी लोग थे, ये वामपंथी लोग भी दो कैटेगरीज में बट गए थे। पहला कैटेगरी क्या था, ध्यान से समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोदिस्त, और दूसरा क्या था भाई, जैकोबियन। पहला क्या था, एक बार फिर से बोलिए, जो रेडिकल्स जो वामपंथी लोग थे उसमें कौन से लोग आते थे, जीरोदिस्त लोग, और दूसरे कौन से लोग आते थे, जैकोबियन। अब ये जीरोदिस्त और जैकोबियन होते क्या है, जरा कॉपी में जरा छोटा सा लिख लीजिए एक बार। जीरोदिस्त लोग ये शिक्षित वर्ग के लोग थे, ये शिक्षित थे, किताबी नॉलेज इनको बहुत ज्यादा था। किनको, जीरोदिस्त लोग जो थे, वामपंथ के जीरोदिस्त लोग को किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा था। इसके साथ साथ ये लोग कैसे थे, ये लोग जो थे कहीं ना कहीं ये किताब पढ़ते थे, और इनमें जो व्यवहारिक ज्ञान थी ना उसकी थोड़ी सी कमी थी। किसमें, जीरोदिस्त लोगों में किताबी ज्ञान होता था इनको, व्यवहारिक ज्ञानों की इनमें थोड़ी सी कमी होती थी, ठीक है, और थोड़े से अस्थिर होते थे, ये उग्र नहीं थे, ये उदारवादी लोग थे जो जीरोदिस्त थे। कहीं ना कहीं ये राजा का भी समर्थन दबे कुचले स्वर में कर ही देते थे, तो ये जीरोदिस्त थे। जैकोबियन लोग कौन से थे, ये इतने मतलब ज्यादा शिक्षित तो नहीं थे, बट अनुशासित संगठित लोग थे, और फ्रांस के जनता के बीच में ये जो जैकोबियन थे इनका बहुत ज्यादा पकड़ और प्रभाव था। ये आपको समझ में आ गया, जीरोदिस्त और जैकोबियन। एक बार तुरंत रिकॉल करते हैं, एक मिनट में। जीरोदिस्त लोग कैसे लोग थे भाई, जीरोदिस्त लोग कौन से लोग थे, वो लोग जिनको किताबी नॉलेज ज्यादा था लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान थी उसकी कमी थी। दबे कुचले स्वर में जो जीरोदिस्त लोग थे वो राजा का समर्थन भी करते थे, और फ्रांस की जनता पर इनका इतना पकड़ नहीं था क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते थे और ग्राउंड लेवल की बातें नहीं सोचते थे। जबकि जैकोबियन लोग कैसे लोग थे, ये उस तरह के लोग थे जिनकी ग्राउंड रियलिटी के बारे में पूरी जानकारी थी, इनको पूरी समझ थी, और जनता के बीच में ये रहते थे, अनुशासित होकर काम करते थे, और उनकी बातों को बढ़ चढ़कर व्यवस्थापिका सभा के सामने रखते थे। ये थे जैकोबियन। चलिए अब भाई एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये उग्र गणतंत्र का समय था। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला इसको उग्र गणतंत्र का समय, क्योंकि जब कुछ लोग, जब ये संविधान सभा सब बनकर तैयार हुआ और जब चर्च के अधिकारों को राज्य के समीप लेकर आ गया, कौन सा संविधान सभा, व्यवस्थापिका सभा, तो क्या हुआ, इस क्रम में बहुत सारे जो पादरी वर्ग थे और उच्च कुलीन वर्ग थे वो जो है फ्रांस छोड़कर भाग जाते हैं और ऑस्ट्रिया जाकर वहां पर शरण ले लेते हैं। जब वो ऑस्ट्रिया जाकर शरण लेते हैं तो यहां से जो फ्रांस की व्यवस्थापिका सभा थी वो बोलती है कि तुम हमारे नागरिकों को शरण नहीं दोगे, इन जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग जो तुम्हारे पास भाग कर आए हैं उसको शरण बिना परमिशन के नहीं दोगे। लेकिन ऑस्ट्रिया का शासक इस बातों को नहीं मानता है और उनको अपने राज्य में शरण दे देता है। तो ये जो चर्च वाले लोग थे, ठीक है, इनका चर्च पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता था, तो ये किसी ना किसी तरह क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया के राजा के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और उनके कानों में ये बात देते हैं कि देखो, अगर फ्रांस में राजा की सत्ता को परिवर्तित कर दिया गया और संविधान लेकर आ गया, वहां की जनता संविधान लेकर आ गई, तो अगर तुम भी, ठीक है, अगर अपने राज्य में अस्थिरता चाहते हो, अपने राज्य को सही ढंग से चलाना चाहते हो, तो क्या करो, वहां पर जाकर फ्रांस पर जाकर आक्रमण करो और वहां पर फिर से राजा का सत्ता लेकर आओ, अदरवाइज तुम्हारी सत्ता भी चली जाएगी। इस तरह से वो कान उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजा का भर दिया, प्रथम स्टेट के लोगों ने। तो राजा, वहां का राजा तो वो बोला कि बात भाई सही है। और यहाँ पर क्या था, जो व्यवस्थापिका सभा थी वो बार बार ऑस्ट्रिया को ये बात बोल रही थी कि तुमने जो हमारे लोगों को वहां पर शरण दिया उसको शरण मत दो, ये हमारे देश के भगोड़े लोग हैं, इनको हमको सौंपो, हम देखते हैं इनका क्या करना है। ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो इस बात को नहीं मानता है, तो फ्रांस की जो व्यवस्थापिका सभा है वो ऑस्ट्रिया पे क्या करती है, आक्रमण कर देती है, और इस आक्रमण में ऑस्ट्रिया जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है। उसके बाद ऐसा होता है, जब फ्रांस हार जाता है तो ऑस्ट्रिया का राजा, पर्सिया का राजा, ये लोग बोलता है कि संविधान सभा को भंग करो, राजा के अधिकार को वापस करो, ऐसा वो धमकी देता है। किसको,
फ्रांस की व्यवस्थापिका सभा को, जब फ्रांस की व्यवस्थापिका सभा को यह धमकी दी जाती है कि भाई तुम राजा के अधिकार को वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, हम तुम पर आक्रमण करेंगे, तो जनता जो है इस बात को लेकर, जो कहां की जनता, जो फ्रांस की जनता होती है, गुस्से में आ जाती है, कहती है ऐसे कैसे हमें जो है वो धमकी दे सकता है कोई दूसरा राष्ट्र, हमारा देश इतना अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई हमें धमकी कैसे दे सकता है। और इस बात, ये जो बात होती है, इसके ऊपर संदेह किसके ऊपर जाता है, राजा के ऊपर जाता है कि भाई ये जितना भी काम हुआ है, अगर हम युद्ध हारे हैं किसी ऑस्ट्रिया से, तो इसके बहुत बड़ा कारण क्या है, यहाँ का हमारा जो है राजा है। और गुस्से में आ जाते हैं, जनता जो है वो गुस्से में आ जाती है, व्यवस्था और क्या करती है, वो वारसाई जाती है, जहां पर उसका महल होता है वहां पे तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। और इतने में क्या होता है, राजा को अपना जान बचाकर क्या होता है, भागना पड़ता है। भागकर वो व्यवस्थापिका सभा के पास आ जाती है और कहती है हमारा जान बचा लो, हमारा जान बचा लो। व्यवस्थापिका सभा क्या होती है, कुछ समय के लिए भंग कर दी जाती है और उसके बाद नया चुनाव होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि नए चुनाव में फिर क्या होता है, कैसे उसको फांसी दी जाती है। चलिए बताई देता हूं मैं आपको, सुन लीजिए। जब नया व्यवस्थापिका सभा के पास जाता है, उसके बाद व्यवस्थापिका सभा क्या हो जाती है, भंग कर दी जाती है। व्यवस्थापिका सभा को भंग करके क्या होता है, नया सभा का गठन होता है और नया कौंसिल क्या करता है, राजा को इस चीज का दोषी पा लेता है कि इसी के कारण जो है ऑस्ट्रिया से जो है हमारी हार हुई है। मतलब फ्रांस की हार क्यों हुई है, राजा के कारण। उसके जो देशद्रोही बर्ताव है, वो जो जितनी सैन्य शक्ति होती है, वो खबर किसको, वो दे देता है, जाकर वो ऑस्ट्रिया को दे देता है। और इसके कारण से ही जो मतभेद पैदा हो जाती है और उसको सब कुछ पता चल जाता है कि कहां से आक्रमण हो रहा है, कितने सेना आ रही है, ये सब कुछ ऑस्ट्रिया को पता चल जाता है। इस बात को लेकर राजा में देशद्रोह का आरोप चलता है और राजा को फांसी दे दी जाती है। चलिए इसके बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि नेशनल जो कन्वेंशन जो बनती है, ठीक है, उसको क्या क्या काम करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जब राजा को फांसी दे दी जाती है ना, तो उसके बाद जो है राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया जाता है और नेशनल कन्वेंशन नया तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई जाती है, जिसमें फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है। जो उसके बाद गुलामी की जो प्रथा होती है, गुलामी प्रथा को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और ऋण ना चुकाने वाले को जेल की सजा नहीं देने का एक प्रावधान बनाया जाता है। सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह समानता स्थापित की जाती है कि सभी को बराबर रूप में चीजों को बांटो। राजतंत्र का समय खत्म हो जाता है और गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है 22 सितंबर 1792 को। देखिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, उसमें पढ़ते हैं ग्राम, लीटर, मीटर, वो भी कहां से शुरू होती है भाई, उसका कॉन्सेप्ट कौन शुरू करता है, यहां से शुरू होती है। नेशनल कन्वेंशन तैयार करता है, ग्राम, लीटर, मीटर की जो मेजरमेंट यूनिट है वहीं से आती है। अब कालाबाजारी पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दिया जाता है और उसके बाद मुआवजे देने की नीति को समाप्त कर दी जाती है। धनवानों को और धनवानों, अब पहले थर्ड स्टेट के लोगों पर ज्यादा कर होता था, लेकिन अब क्या होता है, अब धनवानों के ऊपर जो है ज्यादा कर लगा दिया जाता है। और धर्म, 8वें नंबर का पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, धर्म के मामले में राज्य ने अपने को धर्म निरपेक्ष घोषित कर देता है। ठीक है, और पादरी की सारी मान्यताओं को क्या कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। इस तरीके से ये सारे कार्य जो है नेशनल कन्वेंशन करता है। जब राजा को, और यही नेशनल कन्वेंशन राजा को क्या करता है, मृत्यु दंड की सजा भी देता है। आपको एक बार छोटा सा चीज समझा देता हूं। जब राजा भागकर व्यवस्थापिका सभा कर पास आता है ना, तो व्यवस्थापिका सभा को उस टाइम के लिए भंग कर दिया जाता है, नया चुनाव होता है और उसके बाद नेशनल कन्वेंशन बनकर तैयार हो जाता है। और नेशनल कन्वेंशन क्या करता है, नेशनल कन्वेंशन ही तय करता है कि राजा देशद्रोही है। देशद्रोही इसलिए है क्योंकि उसने अपने देश की जो सैन्य शक्ति थी, अपने देश की जो गुप्त बातें थी, वो किसको बता रहा है, वो ऑस्ट्रिया को जाकर बता दिया उसने, इसलिए राजा को देशद्रोही तय कर उसको फांसी दी जाती है। ये सारा काम नेशनल कन्वेंशन करता है। और देखिए आपको बता दिया कि नेशनल कन्वेंशन और क्या क्या काम करता है। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है, गुलामी प्रथा को समाप्त करता है, उत्तराधिकारी कानून को समाप्त कर देता है। इस तरह से राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना पूर्ण रूप से हो जाती है।
माप तौल की पद्धति को लेकर आता है, कालाबाजारी को रोक देता है, जो मुआवजा की नीति थी उसको समाप्त कर देता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है और पादरी की मान्यता को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। और आपको बताया मैंने उन पीछे ना जो सेकंड था उसमें बहुत ज्यादा मतभेद होता है किस चीज को लेकर, राजा को फांसी देने को लेकर, जिसमें जेरोदिस्ट जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई जनमत संग्रह कराकर राजा को फांसी देनी चाहिए। जैकोबियन बोलता है नहीं, जब ये बात प्रूव हो चुका है कि ये देशद्रोही है तो बिना जनमत संग्रह कराए राजा को फांसी दे दो। तो दोनों के बीच में ना आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद पैदा हो जाता है। ये आपस में ही जो है लड़ाई इतनी ज्यादा करते हैं कि जो शांति होती है कहां पर, जो फ्रांस की जो शांति व्यवस्था थी पूर्ण तरीके से भंग हो जाती है। और इस तरह से जैकोबियन जेरोदिस्ट लोगों को पकड़ते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे। तो कहीं ना कहीं जनता को यह चीज भी महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से एक तानाशाह का जन्म हो जाए और जिस चीज से हम बाहर निकले वो चीज वापस ना आ जाए। तो वो बड़ा मतलब कैसा था, उग्र गणतंत्र का समय चलता है, वहां पर शांति नहीं होती है, लड़ाई दंगे माने गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है इन दोनों पार्टियों के चलते। अब क्या होता है, जब इतना कुछ होने लगता है तो जनता क्या करती है, जनता और जो आपके मैंने पीछे कौन सा बताया था, पीछे बताया ना जेरोदिस्ट लोग होते हैं, उनको जनता का समर्थन हासिल हो जाता है क्योंकि ये लोग बुद्धिजीवी अस्थिर किस्म के लोग होते हैं, किताबी नॉलेज इनको ज्यादा होती है। तो ये कहते हैं भाई अब बहुत हो चुका, अब इन चीजों को खत्म करो। और ये जनता के मदद से किस चीज की स्थापना करते हैं, उदार गणतंत्र की स्थापना करते हैं, जो अब तीसरा चरण आ चुका है। और ये चरण कब से कब तक चलता है, 1794 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक ये जो है ये कालक्रम चलता है, तृतीय चरण जिसको हम लोग बोलते हैं। इस चरण में क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग उदार गणतंत्र का समय कहते हैं, क्योंकि अब जो है ये अब जो जैकोबियन जेरोदिस्ट के बीच लड़ाई होती है, अब जनता को अब जैकोबियन का कम साथ मिलता है, जेरोदिस्ट का साथ जनता को ज्यादा मिलता है और शांत एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और वहां पर कैसा एक नया सिस्टम लागू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी। किस चीज का सिस्टम स्टार्ट होता है, डायरेक्टरी का सिस्टम, शासन व्यवस्था स्टार्ट होता है। अब कौंसिल भी भंग कर दी जाती है, संविधान सभा को भी खत्म कर दिया जाता है और डायरेक्टरी शुरू की जाती है। इस डायरेक्टरी में क्या होता है, इस डायरेक्टरी में नेशनल जो कन्वेंशन होती है वो क्या करती है, संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका को सारा उत्तरदायित्व दे देती है और कहती है कि भाई अब तुम कार्य का निष्पादन करो और क्या करो, एक अच्छा सा माहौल बनाने का फ्रांस में कोशिश करो जिससे कि हम फ्रांस को और ऊंचा ले जाए और ज्यादा हम आर्थिक स्थिति से फ्रांस को क्या करें, मजबूत कर पाए। तो इससे उन्होंने वो कितने 5 सदस्यीय निर्देशन मंडल का क्या करती है, गठन करती है। 5 सदस्यीय निर्देशन मंडल में अब होता क्या है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। 5 सदस्यीय निर्देशन, 5 लोग होंगे, ठीक है। अब इस 5 लोगों में क्या होगा, सभी सदस्यों को, 5 सदस्यों को बराबर बराबर अधिकार दिए जाएंगे। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम। 5 डायरेक्टरी में 5 सदस्य टीम होगी, अब 5 को समान अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ साथ सभी को बारी बारी से 3-3 महीने तक अध्यक्ष रहने का मौका दिया जाएगा। और इनका कार्यकाल क्या होगा, प्रत्येक जो ये जो इनका कार्यकाल 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बारी बारी से 3 महीने तक ये अध्यक्ष रहेंगे। जो इस 5 लोग होंगे इसमें से पहली बार कोई बनेगा, दूसरी बार कोई, तीसरी बार, इस तरह से 3-3 महीने सभी को दिए जाएंगे। और 1 साल के बाद इस कार्य और सभी का जो है कार्यकाल क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद दूसरे सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से नेशनल कन्वेंशन जो है डायरेक्टरेट की शासन व्यवस्था को स्टार्ट करता है, जो 1795 से लेकर 1799 तक चलता है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए आपको बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 5 लोग हैं, सबको 3-3 महीने का समय है। 1 साल में जो है वो क्या हो जा रहा है, पूरी सत्ता जो पूरी कमिटी है उसको चेंज कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो शासन की व्यवस्था होती है ना, वो अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पाते। 3-3 महीने में क्या नियम बना पाएंगे, 1 साल में क्या नियम बन पाएगा और कैसे उसको सही ढंग से चलाया जा पाएगा। तो शासन की पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। संचालक मंडल जो होते हैं उनके पास जो कैसे सेनाओं को नियंत्रण करना है, सेनाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे करनी है, इसके साथ साथ
कहां पर युद्ध करना है, किसके साथ संधि करनी है, ये सब एक बहुत बड़ी समस्या बनकर मतलब उभरती है। संचालक मंडल के सामने ये जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो युद्ध की समस्या थी, ठीक है। और दूसरी समस्या की थी युद्ध के साथ साथ तो ये भी समझ थी संधि कैसे करनी है, देश की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर करना है। तो ये सब चीज बहुत बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी। तो अब क्या होता है, अब जिसको भी मौका मिलता है उस डायरेक्टरेट पद पर जाने का, वो 5 सदस्यीय टीम में शामिल होने का, वो कहते हैं अगली बार हमारा मौका आएगा या नहीं आएगा, हमें इस चीज का भाई कुछ भी पता नहीं। तो जब जितना समय का मौका मिला है, 3 महीने का मौका मिला है या साल भर गद्दी पर बैठना है, तो जम के लूटो, जम के खसूटो, जितने मर्जी हो भ्रष्टाचार करो, क्योंकि अगले बार आए ना आए कोई पता नहीं। इस कारण से क्या हो जाता है, फ्रांस में बहुत जबरदस्त गरीबी फैल जाती है, बेकारी फैल जाती है, व्यापार ठप हो जाते हैं, विदेश नीति कमजोर पड़ जाती है, और जो जनता होती है ना, जनता पर ध्यान कम, लूट खसोट पर ज्यादा ध्यान चला जाता है। फिर से वही अव्यवस्था फ्रांस में उत्पन्न हो जाती है। अब होता है, अब फ्रांस को महसूस होने लगता है कि भाई उनको एक ऐसा उत्तम शासक चाहिए जो कि जनता के बारे में सोच सके और एक अच्छा सा शासन व्यवस्था फ्रांस को दे सके, एक अस्थिर शासन व्यवस्था दे सके, और फ्रांस को कि विदेश नीतियों को और विदेशी शक्तियों को जो है बाहर भी प्रचार प्रसार कर सके। उसी समय एक अद्भुत व्यक्ति जो है सामने आता है, जो सैन्य शक्ति में, सैन्य और युद्ध करने की कला में माहिर होता है, जिसका नाम नेपोलियन होता है। नेपोलियन फ्रांस में डायरेक्टरेट की शासन व्यवस्था को समाप्त कर देता है। वो होता तो उसी काउंसिल का मेंबर है, लेकिन उस समय उसकी पूरे चीजों को वो समाप्त कर देता है और अपने अधिकार अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वो देखता है कि भाई बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कौन कर रहा है, जनता कर रहा है। और जनता को नेपोलियन का पूरा समर्थन भी मिलता है, क्योंकि नेपोलियन का नाम पूरे फ्रांस में फैल जाता है, फ्रांस के बाहर भी फैलता है। वो उत्कृष्ट सेनापति का जो रोल होता है और जो फ्रांस के जनता के दिल में ये बात को वो बैठा देने में सफल हो जाता है कि अगर मुझे सत्ता मिलती है, अगर मैं सत्ता में आता हूं, तो मैं फ्रांस की राजनीति, फ्रांस की आर्थिक और मैं सामाजिक स्थिति को क्या करूंगा और बेहतर बना दूंगा। इसी सोच के साथ नेपोलियन क्या करता है, वहां पर जनता को अपने साथ लेता है और डायरेक्टरेट की जो शासन व्यवस्था होती है उसको खत्म कर देता है, उसके भ्रष्टाचार को खत्म कर देता है। अब चतुर्थ चरण की शुरुआत करते हैं। ये चरण की शुरुआत होती है नेपोलियन से, और इसका जो समय होता है 1799 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक। इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्टरेट की जो शासन पद्धति होती है, जो उनका जो नियम होता है, उसको नेपोलियन क्या करता है, एकदम पूरे तरीके से खत्म कर देता है और सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, नए काउंसिल बना देता है और 1804 ईस्वी को अपने को सम्राट घोषित कर देता है, क्योंकि जनता के मन में नेपोलियन के प्रति बहुत श्रद्धा की भाव आ जाती है, क्योंकि नेपोलियन हर जगह लड़ाई कर रहा है और फ्रांस को जीत भी दिलवा रहा है। इस कारण से जनता के मन में उसके लिए प्यार आ जाता है। 1804 ईस्वी को उसका वो फायदा उठाता है और अपने को सम्राट घोषित कर देता है। इस तरीके से नया साम्राज्यवादी शासन का शुरुआत कहां पर हो जाता है भाई, नया साम्राज्यवादी शासन का शुरुआत हो जाता है फ्रांस में। तो ये पूरी फ्रांसीसी कहानी की, माने फ्रांसीसी क्रांति की पूरी कहानी थी, जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में आकर खत्म हो जाती है। देखिए बच्चों, ये लेक्चर आज यहाँ पर हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं। आपने ये लेक्चर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ ही देरों में जो है आपके YouTube में भी आ जाएगा, अपलोड कर दूंगा मैं, आप अपने घर में सुन सकते हैं। पीपीटी जो है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो आप जितना खुद से सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना ज्यादा चीजों को सीख पाओगे, उतना ही चीजों को आप समझ पाओगे। मैंने पढ़ा अपने तरीके से, मैंने उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। आप भी कोशिश करो पढ़ने की। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन सभी के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उनको पढ़िए, अच्छे ढंग से फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िए, समझिए और फिर बहुत बड़े आदमी बनिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच लेक्चर सुनने के लिए।